प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा जो अध्ययन विषय है वो है डोमेस्टिक वायलेंस या पारिवारिक हिंसा। महिलाओं के विरुद्ध परिवार में जो हिंसा होती है उसे हम पारिवारिक हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में जानते हैं। अब कौन कौन सी हिंसा हमारे परिवारों में महिलाओं के साथ होती है? सामान्यतः जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा, नववधुओं के साथ होने वाली हिंसा, वृद्ध स्त्रियों के साथ होने वाली हिंसा आदि सबको हम पारिवारिक हिंसा में शामिल करते हैं, जो किसी न किसी रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा होती है, चाहे वो जानबूझकर की गई हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। आइए हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली है बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा। भारतीय समाज में वैसे तो कन्या का जन्मना ही अशुभ कार्य माना जाता रहा है सदियों से, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में इस स्थिति में बदलाव आया है और अब पुत्र के समान ही पुत्रियों को भी महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक जो समाज है, पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, वो आज भी लड़कियों के पक्ष में सकारात्मक विचार नहीं रखते। यूनिसेफ की यदि हम एक रिपोर्ट को माने तो भारत में प्रति वर्ष 15 वर्ष से आयु की जो कम बालक बालिकाएं हैं वो 40% से भी अधिक किसी न किसी प्रकार की हिंसा के शिकार होती हैं। और लिंगानुपात से भी स्पष्ट है कि आज भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 ही बना हुआ है, अर्थात आज भी लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। ये बालिकाओं के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है और ये हिंसा का अप्रत्यक्ष रूप से दिग्दर्शन करवाता है। दूसरी प्रकार की जो हमारी हिंसा है वो कामकाजी लड़कियों के प्रति हिंसा। वैसे तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, अनुच्छेद 23, उसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि बालिकाओं को कारखानों में लगाया गया है, कारखानों में उनका नियोजन किया गया है, जैसे पापड़ फैक्ट्रियां, नारियल, सिलाई, गोंद आदि के जो कार्य हैं, ताला उद्योग, इनमें हम बालिकाओं के नियोजन को अक्सर देखते हैं। वहां कहीं न कहीं इनके साथ शोषण होता है। उनकी जो बाल्यकाल की जो अवस्था है, पढ़ाई की जो आयु है, उसका दुरुपयोग होता है। तीसरे प्रकार की जो हिंसा है वो है बाल विवाह। छोटी उम्र में बालिकाओं को विवाह कर दी जाता है, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, शीघ्र वो माताएं बन जाती हैं, कुपोषण की शिकार होती हैं, संतानें भी कुपोषण की शिकार होती हैं। अगले प्रकार की हिंसा है पत्नियों को पीटना। अक्सर भारतीय समाज में जो पितृ प्रधान मानसिकता है उसके कारण कई बार हमने देखा है कि पत्नियों को पीटने जैसी शिकायतें आती हैं, चाहे उसका कारण घर की आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसका कारण पति का नशाखोरी होना हो या अन्य कोई कारण रहा हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं। अगला प्रकार है विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। हिंदू समाज में विधवा होना ही अपने आप में कलंक समझा जाता है। विधवापन एक स्टिग्मा के समान है, कलंक के समान है, और उस कलंक के साथ बहुत सी समस्याएं जुड़ जाती हैं। उनको सात्विक भोजन करना पड़ता है, सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध उन विधवाओं के साथ जुड़ जाते हैं। वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो पुनर्विवाह को मान्यता देता है, लेकिन विधवाओं के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उत्पीड़न का शिकार होती है और एक बहुत बड़ी आबादी है। जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत में लगभग 40 लाख विधवाएं हैं जो अमानवीय जीवन जी रही हैं। इसी प्रकार से अगली हिंसा है दहेज
प्रताड़ना या दहेज के लिए हिंसा। कल हमने चर्चा की थी दहेज अधिनियम के बारे में। दहेज अधिनियम 1961 दहेज के प्रत्येक रूप को प्रतिबंधित करता है, दहेज को मांगना देना इन सबको प्रतिबंधित करता है। लेकिन आज भी हमें दहेज के बहुत से केस देखने को मिलते हैं। दहेज के नाम पर वधुओं को प्रताड़ित किया जाता है और अनेक बार प्रताड़ित जो वधुएं हैं वो आत्महत्याएं तक करते हैं। हालांकि इसे आपराधिक कृत्य माना है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की हिंसाएं हो रही। और अगली है परिस्थितिजनक हिंसा। कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं जिसके कारण महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ता है, जैसे परिवार की तुलनात्मक रूप से गरीब स्थिति, फुटपाथों झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये अक्सर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शोषण का शिकार होती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं होती हैं। अगला प्रकार है बलात्कार। बलात्कार से तात्पर्य एक महिला के साथ उसकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती यौन क्रियाएं करना, ये यौन शोषण का एक रूप है। यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो प्रति 25 मिनट में भारत में एक बलात्कार की घटना होती है। यह एक बहुत बड़ा कृत्य है और ये तो सिर्फ वो हैं जो आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं, बहुत सी घटनाएं जिनका रिकॉर्ड तक नहीं होता। इस प्रकार से बलात्कार की जो घटना है वो भारतीय समाज में एक बहुत ही बड़ा भयावही रूप ले चुकी है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो हिंसाएं हैं वो महिलाओं के साथ हो रही हैं। इन सब घटनाओं से, इन सब हिंसाओं से महिलाओं को निजात देना न केवल अपरिहार्य है बल्कि सभ्य समाज और नैतिकता की तकाजे की दृष्टि से भी अनिवार्य है। जब तक समाज समुचित प्रगति नहीं कर पाएगा, जब तक महिलाओं को समुचित भागीदारी नहीं मिलेगी, उनके समुचित अधिकार नहीं मिलेंगे और उनका लोकतांत्रिक समावेशन नहीं होगा। यद्यपि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, लेकिन आज भी सामाजिक समावेशन की जो प्रक्रिया है वो अधूरी है। इसलिए हमें आवश्यक है कि इन महिलाओं के सामाजिक समावेशन की जो प्रक्रिया है उसको और मजबूत करें और आगे बढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा की आज का जो हमारा व्याख्यान है, आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे।